डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे आईसीआर 2019 का पेपर सोल्व करेंगे अपन। यहाँ पर मैं एक बात फिर बताता हूँ आपको, आईसीआर का जो पेपर सोल्व कराऊंगा मैं आपको, चार जो अभ्यस्त आते हैं वो भी मैं तरीके से बताऊंगा, तो मेरा लेक्चर ध्यान से सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन, एक बात और बताता हूँ, मैं जो क्वेश्चन है ना उनको सीरियल वाइज नहीं ले रहा हूँ, जो 40-45 क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका का आवरण किससे बनता है? क्वेश्चन यह आएगा, आपको आंसर करना है। पूछ रहा है कि भारत में ग्लाइकोलिक्स, कोशिका भित्ति, फिर प्लाज्मा झिल्ली। तो जो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है ना, सबसे बाहरी आवरण तो होता है ग्लाइकोलिक्स, उसके भीतर कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति के भीतर होता है प्लाज्मा झिल्ली। आपको सीधा सीधा आंसर करना है पहला, यह होगा आंसर, राइट आंसर। भारत में ग्लाइकोलिक्स, अंदर कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली। यह याद रखना, आपको सीरियल पूछ सकता है आपको कि सबसे बाहर होता है ग्लाइकोलिक्स, उससे अंदर होता है कोशिका भित्ति और उससे अंदर होता है प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, लाल शैवालों में पाया जाने वाला वर्णक है। चार ऑप्शन आएंगे, तो आपको पहले उत्तर बताता हूं इसका। इसका उत्तर आएगा क्लोरोफिल ए ओ डी और फाइकोइरिथ्रिन। इसके कारण क्लोरोफिल का जो रंग होता है शैवालों का वो लाल होता है। क्वेश्चन आएगा, लाल शैवालों में पाया जाने वाला वर्णक क्लोरोफिल ए ओ डी और फाइकोइरिथ्रिन। अब इसमें से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? शैवालों का रंग भूरा होता है फ्यूकोजेंथिन के कारण। याद रखिए ये बात मेरी, फ्यूकोजेंथिन के कारण शैवालों का रंग भूरा होता है। ठीक है, ए और बी क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरोफिल ए और बी जिस शैवाल में होगा उसका रंग होगा हरा। ठीक है, एक शैवालों में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सार्वत्रिक शैवाल होता है, या जो सार्वत्रिक शैवाल होते हैं ना उसमें वर्णक कौन सा होता है? ए। याद रखिए मेरी ये बात, सार्वत्रिक वर्णक, सार्वत्रिक वर्णक क्लोरोफिल ए, ये क्या होता है? सार्वत्रिक वर्णक होता है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बाह्यतम उत्तकीय त्वचा में क्या पाया जाता है? जो पादप होते हैं ना उनकी जो सबसे बाहरी त्वचा होती है ना वो किन किन से मिलकर बनी होती है, उसका कंपोजिशन बताऊंगा। तो आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर करना है कि बाह्य त्वचा में कोशिका, रंध्र, ट्राइकोम और रोम ये सभी सम्मिलित रूप से पाए जाएंगे। ठीक है, ये तो है नहीं कि बाहरी कोशिका ही बना रही है, बाहरी कोशिका, बाहरी उपांग और बाहरी कोशिका व दुग्ध, ये तीनों ही नहीं है। तो आपको राइट आंसर करना है कोशिका, रंध्र, ट्राइकोम और इसके अलावा रोम, ये तीनों जिस जगह होगी वो बाहरी त्वचा का उत्तक होगा। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 तो पढ़ ही लिए, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अपसारी विकास का उदाहरण है। क्वेश्चन है कि अपसारी विकास का उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स सीधा सीधा इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2, चीता और मानव के आगे की भुजाएं। और जो तितली और पक्षी के पंख दोनों किसके उदाहरण हैं? अभिसारी या अपसारी के, ये भी याद रख लेना। लेकिन इसका आंसर आएगा तितली और चीता और मानव के आगे की भुजा किसका उदाहरण है? अपसारी विकास का। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5।
अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एरिथ्रोब्लास्टोसिस भ्रूण से बचने के लिए एक गर्भवती महिला के आरएच समूह में किस चीज की जांच होती है। क्वेश्चन ये आएगा तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर करना है। माँ का तो आरएच नेगेटिव है और आरएच पॉजिटिव की वो क्या है, सुग्राहिता, और शिशु का आरएच पॉजिटिव है, तो इसका सीधा सीधा आंसर आएगा ये। याद रखना ये माँ आरएच नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव की सुग्राहिता है और शिशु आरएच पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 6। जंतुओं की दुनिया में प्रचुर मात्रा में उपस्थित प्रोटीन होती है, तो आपको इसका 4 उत्तर आएंगे। आपको एक बताना है, पेप्सिन, कोलेजन, केरोटीन या लाइपेज। डायरेक्ट आपको इसका आंसर करना है। कोलेजन नामक प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाती है। यदि आपको क्वेश्चन पूछ ले कि वसा में कौन सी प्रोटीन होती है, लाइपेज ये वसा में होती है। या बाल या नाखून में कौन सी प्रोटीन होती है, केरोटीन बाल व नाखून में कौन सी प्रोटीन होगी, केरोटीन। और क्वेश्चन आ जाए कि जंतु की दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित प्रोटीन कोलेजन। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। स्व स्थानीय संरक्षण जहां पर पर्यटन की अनुमति होती है परंतु चराई की अनुमति नहीं होती है। घूम सकते हैं लेकिन जानवरों को नहीं चरा सकते, तो ऐसा कौन सा स्थान है। इसका सीधा सीधा आंसर आएगा वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ पर अपन केवल घूम सकते हैं, जानवरों को चरा नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखना। और बाकी के जितने भी वन है उनमें अपन जानवरों को भी चरा सकते हैं। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8। कोशिका चक्र की मध्य अवस्था के दौरान क्या होता है। यह क्वेश्चन आएगा, आपको 4 अबसद दे देगा, ठीक है। तो आपको इसमें से पहला है गुणसूत्र स्पिंडल रेखा मध्य रेखा की ओर चले जाते हैं, या समजातीय गुणसूत्रों के बीच युग्मन होता है, या फिर समजातीय गुणसूत्रों के बीच जीन विनिमय होगा, या कोशिका विभाजन होगा। तो स्टूडेंट्स बिना सोचे आपको डायरेक्ट आंसर करना है पहला। गुणसूत्रों के जो स्पिंडल होते हैं वो मध्य रेखा में व्यवस्थित होंगे, ठीक है। अब आता है जीन विनिमय कौन सी अवस्था में होगा। ये अपन आगे पढ़ेंगे कि जीन विनिमय कौन सी अवस्था में होगा। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। दो जातियों के बीच परस्पर क्रिया जिसमें एक जाति को तो क्या हो रहा है, नुकसान, और एक जाति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न तो उसको नुकसान हो रहा है न उसको फायदा हो रहा है। तो सहभोजिता, प्रतिस्पर्धा, असहभोजिता और परभक्षण। तो डायरेक्ट आंसर करना है असहभोजिता। इसमें क्या होता है, एक जाति को तो नुकसान होगा और एक जाति को न तो नुकसान होगा और न ही फायदा होगा। परभक्षण में क्या होता है, एक को तो फायदा और एक को नुकसान। प्लस का मतलब फायदा, माइनस का मतलब नुकसान, ठीक है। प्रतिस्पर्धा में क्या होगा, दोनों को नुकसान, ये भी याद रख के चलिए। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा पदार्थ है जो स्टेनले मिलर के प्रयोगात्मक फ्लास्क में मौजूद नहीं था। मीथेन भी था, अमोनिया भी था और अमीनोमल, ये तीनों थे, लेकिन उसमें न्यूक्लियोटाइड नहीं था। आंसर आएगा न्यूक्लियोटाइड मिलर के प्रयोग में उस फ्लास्क में मौजूद नहीं था। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11।
एक वर्णांध महिला और एक सामान्य व्यक्ति की संतान में सामान्य रंग दृष्टि होने की संभावना क्या होती है। क्वेश्चन आपको चार आएंगे इसमें, 100%, 25% रहेगा वर्णांध, या फिर 50% या 75%। आपको आंसर करना है 50%। सामान्य दृष्टि से होने की जो संभावना होगी वो होगी 50%। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तापमान के व्यापक का मतलब होता है अधिकतर, परास को सहन करने वाले या उसमें पनपने वाले जीवों को कहा जाता है। चार आएंगे, तनुतापी, विषमतापी, समतापी या परतुतापी। आपको इसका आंसर करना है परतुतापी। क्वेश्चन आ जाए कि तापमान की निम्नतम परास को सहन करते हैं तनुतापी। निम्नतम परास, तापमान की निम्नतम परास को सहन करने वाले जीव पनपते हैं तनुतापी। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, स्तनधारियों के पूर्वजों को निरूपित किया जाता है। सारोसिड्स, थेकोडोंटस, साइनोपेसिड्स या फिर थेरासिड्स। आपको आंसर करना है साइनोपेसिड्स। ये क्या होता है? ये स्तनधारियों का पूर्वज को दर्शाता है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। किस जंतु में आभासी देवगुआ पाई जाती है? क्वेश्चन आएगा, निम्न में से किस जंतु में आभासी देवगुआ होती है? नेरिस, एस्केरिस, टीनिया या सभी। आपको आंसर करना है एस्केरिस में जो देवगुआ होती है वो होती है आभासी। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15।